नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र को प्रारंभ करने से पहले एक महत्वपूर्ण उद्घोषणा। बायजूस आईएएस की ओर से बायजूस आईएएस राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जो आईएएस हेतु भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट है। इस टेस्ट को आयोजित किया जाएगा 8 अगस्त 2021 को सुबह 10 बजे और इसके लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं कल यानी 7 अगस्त 2021 तक सुबह 10 बजे तक। इसके लिए जो लिंक है वह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप अपने को रजिस्टर करा सकते हैं। और आपको याद रखना है कि आप कब तक रजिस्टर करा सकते हैं, तो 7 अगस्त 2021 यानी कल सुबह 10 बजे तक ही आपके पास समय है। और इस प्रकार रजिस्टर करने के पश्चात आप बायजूस आईएएस की राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा में 8 अगस्त 2021 को सुबह 10 बजे शामिल हो सकते हैं। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे कौशल का खेल बनाम संयोग का खेल, बिहार में बाढ़ और बाढ़ प्रबंधन, सरकारी स्कूल और शिक्षा गुणवत्ता तथा कराधान कानून संशोधन विधेयक पर। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे, जिससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एडिटोरियल आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 6 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। यह संबंधित है कौशल के खेल बनाम संयोग के खेल से। हाल ही में तमिलनाडु सरकार द्वारा 1930 के तमिलनाडु गेमिंग अधिनियम में परिवर्तन को प्रस्तुत किया गया था और इस प्रकार के संशोधन से ऐसे खेलों को प्रतिबंधित किए जाने का प्रावधान किया जाने वाला था जिसमें किसी भी प्रकार के जुए की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। हालांकि मामला मद्रास हाईकोर्ट में गया और मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के 1930 के तमिलनाडु गेमिंग अधिनियम में किए जाने वाले इस संशोधन को इस आधार पर असंवैधानिक बताया है कि सरकार को गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल्स के बीच अंतर किए जाने की आवश्यकता है और इसके माध्यम से ही इस प्रकार के संशोधन को किया जाना चाहिए था। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि जब हम बात करते हैं गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल्स की, तो इनमें किस प्रकार का संबंध है, ये दोनों क्या होते हैं और इसमें किस प्रकार का अंतर है। साथ ही साथ हमें यह भी समझना चाहिए कि जब हम बात करते हैं ऑनलाइन गेमिंग की, तो भारत में उसकी स्थिति किस प्रकार की है और इसका विनियमन किस प्रकार से किया जाता है। हाल के समय में भारत में अनेक प्रकार के ऑनलाइन गेम्स में इस तरीके की प्रवृत्ति देखी जा रही है, जिसके तहत हम विशेष रूप से लॉकडाउन आदि के काल में हमने बहुत सारे ऑनलाइन प्रकार के गेमों को बढ़ते हुए देखा है। इस प्रकार के ऑनलाइन गेम्स में हम ऑनलाइन पोकर, ऑनलाइन रमी के साथ ही अनेक प्रकार की फैंटेसी लीग को भी बढ़ते हुए देख रहे हैं। हालांकि अनेक बार इस प्रकार के गेम्स की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि इस तरीके के गेम्स लोगों में जुए की प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं, साथ ही साथ लोगों में इसके प्रति एडिक्टिव यानी नशे की लत होने की आशंकाएं भी बढ़ती हैं। यही कारण है कि राज्य द्वारा समय समय पर इसका विनियमन किया जाता रहा है और इसके संदर्भ में तमिलनाडु द्वारा भी हाल में ही एक संशोधन लाया गया था। किंतु मद्रास हाईकोर्ट ने जिस प्रकार से इसे निर्धारित किया है, उसमें इस बात को हमें अंतर करने की जरूरत है कि जब बात होगी ऑनलाइन गेम्स की, तो ऑनलाइन गेम्स में भी गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल्स के बीच हमें अंतर करके ही उनका विनियमन किया जाना चाहिए। जब हम बात करते हैं गेम ऑफ चांस की, तो गेम ऑफ चांस इसको हिंदी में संयोग का खेल कहा जाता है और संयोग का खेल एक ऐसा खेल होता है जिसके तहत आलोचकों का कहना है कि इससे व्यक्तियों में जुए को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति होती है, अतः राज्यों के द्वारा इसको विनियमित या फिर प्रतिबंधित किया जाता है। वहीं दूसरी ओर गेम ऑफ स्किल्स को मात्र विनियमित ही किया जाता है, क्योंकि इसको एक कौशल के खेल के रूप में देखा जाता है। जब हम बात करते हैं कौशल के खेल यानी गेम ऑफ स्किल की, तो यह है एक ऐसे खेल के रूप में देखा जाता है जहां का परिणाम मुख्य रूप से व्यक्तियों के मानसिक या शारीरिक कौशल से निर्धारित होता है, ना कि संयोग मात्र से। वहीं दूसरी ओर जब हम बात करते हैं संयोग के खेल की, तो संयोग का खेल एक ऐसा खेल होता है जहां इसका परिणाम कुछ विशिष्ट प्रकार के उपकरणों पर निर्धारित होता है, जिसमें पासा, प्लेइंग कार्ड्स या गेंदों का महत्व देखा जाता है। अनेक बार विशेषज्ञों में इस बात को लेकर बहस होती रही है कि किस खेल को संयोग का खेल कहा जाना चाहिए और किस खेल को कौशल का खेल कहा जाना चाहिए।
क्योंकि संयोग के खेल में भी कौशल के तत्व हो सकते हैं और कौशल के खेल में भी संयोग का महत्व देखा जाता है। हालांकि संयोग के खेल और कौशल के खेल में एक महत्वपूर्ण अंतर इस आधार पर किया जाता है कि संयोग के खेल में कुछ कौशल संबंधी तत्व भले ही हों, किंतु आमतौर पर संयोग के खेल में परिणाम को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इसी के चलते संयोग के खेल को संयोग के खेल के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसी प्रकार से कौशल के खेल में भी संयोग के तत्व हो सकते हैं, लेकिन कौशल के खेल में भी कौशल इसके परिणाम को निर्धारित करने में बड़ी भूमिका निभाता है। इसी के चलते कौशल के खेल को कौशल के खेल के रूप में परिभाषित किया जाता है। हाल के वर्षों में हमने कई प्रकार की गेमिंग वेबसाइट ऐसी देखी हैं जो उपयोगकर्ताओं को वास्तविक पैसे के लिए खेलने का मौका देती हैं और आप मल्टीप्लेयर गेम में अन्य खिलाड़ियों के साथ खेल सकते हैं और अपनी दक्षता की जांच कर सकते हैं। इसमें आपको ये याद रखना है कि जब हम बात करते हैं कौशल आधारित खेलों की, तो इसमें चेकर्स और शतरंज महत्वपूर्ण रूप से कौशल आधारित खेलों के उदाहरणों के रूप में देखे जाते हैं। वहीं दूसरी ओर स्पोर्ट्स बैटिंग और कसिनो आदि के खेलों को संयोग आधारित खेलों के उदाहरण के रूप में देखा जाता है। किस प्रकार के खेल कौशल आधारित खेल हैं और किस प्रकार के खेल संयोग आधारित खेल हैं, इसकी कानूनी परिभाषा को लेकर समय समय पर वाद विवाद देखे गए हैं, क्योंकि कानून के अनुसार दोनों प्रकार के खेलों में थोड़ा अंतर होता है और इसी अंतर के आधार पर यह तय किया जाता है कि किस खेल को अनुमति दी जानी चाहिए और किस खेल को नहीं। उदाहरण के लिए जब बात की जाती है पोकर की, तो कई देश इसको एक कौशल का खेल मानते हैं, हालांकि कई देश इसे संयोग का खेल भी मानते हैं। कई देशों का ये मानना है कि पोकर का परिणाम खिलाड़ियों की क्षमता से निर्धारित होता है, भले ही इसमें भाग्य का थोड़ा सा प्रभाव देखा जाए। दूसरी ओर कई देश पोकर को संयोग के खेल के रूप में भी परिभाषित करते हैं, क्योंकि इसका अंतिम परिणाम व्यक्तियों के भाग्य पर भी निर्भर करता है। यही कारण है कि अलग अलग देशों में इसको लेकर अलग अलग प्रकार के मानक देखने को मिलते हैं। अमेरिका में भी आपको याद रखना है कि स्पष्ट कौशल के घटक होने के बावजूद कुछ राज्य पोकर को संयोग का खेल मानते हैं और कुछ राज्य इसे कौशल के खेल के रूप में मान्यता देते हैं। इसी प्रकार से यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों में भी इंटरनेट पर संयोग के कुछ खेलों का विज्ञापन किया जा सकता है और कुछ देश सभी प्रकार के खेलों की अनुमति देते हैं, जबकि अन्य केवल खेल सट्टेबाजी, कसिनो खेल और पोकर की ही अनुमति देते हैं। इसी प्रकार के गेमों के समान ही हाल ही में फैंटेसी प्रकार के स्पोर्ट्स भी काफी चर्चा में रहे हैं, जो एक प्रकार के डिजिटल एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है, जिसमें खेल के प्रशंसक अपनी खुद की फैंटेसी स्पोर्ट टीम बनाते हैं और इस प्लेटफॉर्म पर असली स्पोर्ट्स प्लेयर को एक वर्चुअल टीम में रखा जाता है। इस आधार पर जिस व्यक्ति द्वारा बेहतर टीम का चयन किया जाता है उसको विजेता घोषित किया जाता है और उसी अनुपात में उसको प्राइज मनी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। भारत में इस प्रकार के खेलों का किस प्रकार से विनियमन किया जाए, इसको लेकर हाल में ही नीति आयोग ने एक मसौदा पत्र जारी किया है, जिसके माध्यम से भारत में ऑनलाइन फैंटेसी खेल प्लेटफॉर्मों के राष्ट्रीय स्तर पर विनियमन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों को निर्धारित करने का प्रयास किया गया है। नीति आयोग ने विभिन्न आंकड़ों के माध्यम से इस बात को साबित करने का प्रयास किया है कि यदि भारत में इस प्रकार के ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाए तो भारत को राजस्व के स्तर पर काफी लाभ हो सकता है। यह अनुमान लगाया गया है कि भारत में इस प्रकार के ऑनलाइन फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म से आने वाले कुछ वर्षों में 10,000 करोड़ से अधिक की राशि का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित किया जा सकता है। साथ ही साथ 2023 तक इसके माध्यम से लगभग 1.5 बिलियन ऑनलाइन लेन देन भी उत्पन्न किए जा सकते हैं। यह भी देखा गया है कि किस प्रकार से भारत में फैंटेसी गेम के उपयोगकर्ताओं की संख्या भी निरंतरता के आधार पर बढ़ रही है, जिसके तहत जून 2016 में यह संख्या लगभग 2 मिलियन उपयोगकर्ताओं की थी और यह दिसंबर 2019 में बढ़कर लगभग 90 मिलियन उपयोगकर्ता तक पहुंच गई है, जो 212% वृद्धि को दर्शाता है। इसी प्रकार से यह भी अनुमान लगाए गए हैं कि फैंटेसी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री अगले 2 से 3 वर्षों में 5,000 से अधिक प्रत्यक्ष और 7,000 से अधिक अप्रत्यक्ष नौकरियां प्रदान करने की भी क्षमता को रखती है। यही कारण है कि हमें इसके नियमन के लिए भी प्रयासों को करना होगा। इसमें आपको ये याद रखना है कि जब बात आती है गेमिंग की, विशेष रूप से ऑनलाइन गेमिंग की, तो इसको एक राज्य के विषय के
के रूप में रखा गया है, जो अपने अपने राज्यों के क्षेत्र में इसके संदर्भ में कानून बनाती है। यही कारण है कि ऑनलाइन गेमिंग राज्य का विषय होने के चलते देश के एक हिस्से में कानूनी हो सकता है और दूसरे हिस्से में कानूनी नहीं भी हो सकता है। इस प्रकार के राज्य विनियमन के चलते ही नीति आयोग का यह कहना है कि हमें इसको चलाए जाने के संदर्भ में एक रूपता लाई जाना चाहिए और इसके लिए यह बेहद आवश्यक है कि चूंकि इसमें ऑनलाइन प्रकार की गेमिंग की जाती है तो इसमें राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना की जानी चाहिए और उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए भी एक सुलभ और समान विवाद समाधान तंत्र को स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। इस प्रकार से अनेक विशेषज्ञ फैंटेसी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को अगले उभरते हुए उद्योग के रूप में देख रहे हैं, जो न केवल भारत में अपितु भारत के बाहर दुनिया में भी विकसित होगा और भारत को खेलों के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। विशेष रूप से भारत में जिस प्रकार से डिजिटल इंडिया का प्रसार हो रहा है, स्मार्टफोन के द्वारा इंटरनेट की पहुंच बढ़ रही है, वह इस प्रकार के लीग आधारित गेमों और ऑनलाइन दर्शकों की संख्या में वृद्धि के माध्यम से फैंटेसी स्पोर्ट्स के बेहतर भविष्य को ही दर्शाता है। यह भी देखा गया है कि ऑनलाइन प्रकार के फैंटेसी स्पोर्ट्स में अन्य प्रकार के व्यवसायों को भी योगदान किए जाने की क्षमता है, जिसमें ऑनलाइन खेल सामग्री एग्रीगेटर, ऑनलाइन स्पोर्ट स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन स्पोर्ट स्कोरिंग प्लेटफॉर्म के साथ ही स्पोर्ट से संबंधित मर्चेंडाइजिंग और ई कॉमर्स के साथ डिजिटल भुगतान, यात्रा और खेल अनुभव, ऑनलाइन कोचिंग और खेल आदि का भी विस्तार किया जा सकता है। हालांकि इन सब को करने के लिए बेहद आवश्यक है भारत में इस प्रकार के ऑनलाइन बिजनेस का बेहतर विनियमन किया जाना चाहिए और राष्ट्रीय स्तर पर इसमें एक समान नियमों को बनाए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन से है। इसमें हम बात करने जा रहे हैं बिहार में बाढ़ और बाढ़ प्रबंधन पर। जब हम बात करते हैं बिहार राज्य की, तो बिहार को भारत में सबसे अधिक बाढ़ प्रवण राज्य के रूप में देखा जाता है, जिसके तहत विशेष रूप से उत्तरी बिहार की 76% आबादी को बाढ़ की तबाही के खतरे में देखा जाता है। आंकड़ों के अनुसार बिहार भारत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में 16.5% और भारत की बाढ़ प्रभावित आबादी का 22.1% हिस्सा बनाता है और बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 73.06% यानी 94,160 वर्ग किलोमीटर में से 68,800 वर्ग किलोमीटर को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के रूप में देखा जाता है। इस प्रकार की बाढ़ की भयावहता के चलते वार्षिक आधार पर प्रतिवर्ष पशुधन और लाखों की संपत्ति का हनन देखा जाता है और 1979 के बाद से सरकार द्वारा आंकड़े प्रकाशित किए जाने के बाद ही यह देखा गया है कि किस प्रकार से बाढ़ के चलते 9,500 से अधिक लोगों की दुखद मृत्यु भी देखी गई है। बिहार राज्य में बाढ़ की आवृत्ति के संदर्भ में हम इसे उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में विभाजित करके देख सकते हैं, जिसमें विशेष रूप से उत्तरी बिहार में काफी बाढ़ की विभीषिका देखी जाती है। हालांकि अब यह भी देखा जा रहा है कि किस प्रकार से दक्षिणी बिहार में भी सोन, पुनपुन और फल्गु नदियों के चलते बाढ़ की स्थिति देखी गई है। यदि हम इस बात पे बात करने का प्रयास करें कि बिहार में बाढ़ के क्या कारण हैं, तो इसको हम प्राकृतिक कारण और मानव निर्मित कारकों के रूप में विभाजित करके देख सकते हैं। जब हम बात करते हैं प्राकृतिक कारकों की, तो आपको याद रखना है कि बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है वह हिमालय की तलहटी में स्थित है, यानी वह नेपाल के दक्षिण में स्थित एक महत्वपूर्ण राज्य है। इसमें बिहार ज्यादातर मैदानी क्षेत्र है, जहां से विभिन्न प्रकार की नदियां बहती हैं, जिसमें कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती के साथ ही महानंदा, घाघरा जैसी हिमालयी नदियों के लिए बिहार एक तराई क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, जो नेपाल से होकर बहने के पश्चात बिहार राज्य में बहती हैं। इसके तहत हम ये देखते हैं कि जब मध्य और पूर्वी नेपाल के पहाड़ों में भारी बारिश होती है, तो वहां से आने वाला पानी विविध प्रकार की नदियों और नालों के माध्यम से भारत में प्रवेश करता है और विशेष रूप से जब वह बिहार के मैदान और तराई क्षेत्र में बहता है, तो
कई बार अपने किनारों को तोड़कर बाढ़ का रूप ले लेता है। हमें यह भी ध्यान रखना है कि जिस प्रकार की नदियां बिहार के उत्तरी क्षेत्र में बहती हैं, वह हिमालय के उस क्षेत्र से होकर गुजरती हैं जहां से वह बड़ी मात्रा में अपने साथ गाद आदि को लेके आती हैं, जिसके चलते बिहार के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नदियों और उसकी सहायक नदियों के द्वारा डिस्चार्ज देखा जाता है, तलछट देखा जाता है, जो बिहार के मैदानी इलाकों में जमा होता जाता है और कई बार यह बाढ़ का रूप ले लेता है। इसी के चलते विशेष रूप से कोसी नदी को बिहार के शोक के रूप में जाना जाता है, जो उपजाऊ खेतों में गाद को इकट्ठा कर देती है और इसके चलते बड़े पैमाने पर भूमि में कटाव भी देखा जाता है। बाढ़ की इस प्रकार की घटना को आप इस चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से अनेक बार नदियों आदि के द्वारा अपने बहाव क्षेत्र के बाहर जल का जमाव कर दिया जाता है, जो हमें बाढ़ के रूप में दिखाई देता है। यह बाढ़ की स्थिति तब और ज्यादा गंभीर हो जाती है जब हम इसमें कुछ मानव निर्मित कारकों को भी देखते हैं। इन मानव निर्मित कारकों में तटबंध एक ऐसा कारक रहा है जिसे पहले बाढ़ नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता था, किंतु वर्तमान में यह बाढ़ लाने वाला साधन भी देखा जा रहा है। जब हम बात करते हैं तटबंध की, तो यह बाढ़ से बचाव के लिए नदियों पर बनाए जाने वाला एक उपकरण है, जिसके तहत नदी के किनारों को बाढ़ के पानी को पुनर्निर्देशित करने या रोकने के लिए आसपास की भूमि से ऊपर उठाकर बनाया जाता है। इस प्रकार से एक नदी के चैनल को सीमित करने के लिए तटबंध बनाए जाते हैं, ताकि वह बाढ़ के मैदानों में बाढ़ के पानी को ज्यादा फैला ना सके। इस चित्र में आप इस प्रकार के तटबंध को देख सकते हैं, जिसको इसलिए बनाया जाता है ताकि नदी का पानी अपनी सीमा से ज्यादा ना फैले, और साथ ही साथ इसमें विविध प्रकार की बाढ़ की दीवारों आदि का भी निर्माण किया जाता है। लेकिन बिहार में देखा गया है कि तटबंधों का निर्माण करने के बावजूद बिहार में बाढ़ की स्थिति देखी जाती है, क्योंकि नेपाल से आने वाली नदियां अपने साथ बड़ी मात्रा में तलछट लेके आती हैं और इस तलछट के चलते नदी का जो चैनल है वो बढ़ता जाता है। इससे नदी के बहने का जो स्थल है वो ऊपर उठता जाता है और एक समय ऐसा आता है कि भारी मात्रा में अवसाद होने के चलते नदी का जो चैनल है वो पूरा भर जाता है और नदी का जल इस प्रकार के तटबंध को छोड़कर बाहर निकल जाता है और इस प्रकार से हम व्यापक प्रकार की बाढ़ को देखते हैं। इसलिए तटबंध को उन नदियों के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता जहां भारी अवसादन होता है, और चूंकि हिमालयी नदी कोसी में दुनिया में सबसे अधिक वार्षिक अवसादन का भार देखा जाता है, इसी के चलते बिहार में कोसी को बाढ़ के संदर्भ में सर्वाधिक प्रवण माना जाता है। हाल के वर्षों में यह भी देखा गया है कि तटबंधों को बनाए जाने के बाद उनका बेहतर रखरखाव नहीं किया जाता, जिससे समस्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसमें मानव द्वारा किया जाने वाला निर्वरीकरण और जलवायु परिवर्तन का कारक भी काफी महत्वपूर्ण है, जिसके चलते बाढ़ की तीव्रता पिछले 30 से 40 वर्षों में काफी तीव्र रूप में दिखाई दी है। अब यदि हमें बिहार जैसे राज्यों में इस प्रकार की बाढ़ का बेहतर प्रबंधन करना है, तो इसके लिए बेहद आवश्यक है कि हम बेहतर पूर्व तैयारियों पर ध्यान दें, और इसके लिए यह आवश्यक है कि नदी तटबंधों को भी मजबूत किए जाने की दिशा में प्रयासों को किया जाना चाहिए। हालांकि हमें इस बात को निर्धारित किया जाना चाहिए कि भारी गाद वाली नदियों पर हम तटबंध नहीं बनाएं और जहां जरूरत हो वहीं ही इसका निर्माण किया जाना चाहिए। हमें इस बात को भी ध्यान रखना होगा कि यदि हम बाढ़ के मैदानों का बेहतर प्रबंधन नहीं करेंगे तो इसका अंतिम रूप से भुगतान हमें ही करना होगा। यही कारण है कि हमें बाढ़ के मैदानों का बेहतर प्रबंधन किए जाने की दिशा में बाढ़ के मैदानों का बेहतर रेगुलेशन और बाढ़ के मैदानों की बेहतर जोनिंग किए जाने की आवश्यकता है। इसके तहत हमें ये कोशिश करनी होगी कि सामान्य स्थितियों में और बाढ़ की स्थिति दोनों में जो नदी का जो क्षेत्र है वहां पे जो जल फैल जाता है, उस पूरे क्षेत्र में हम किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को करने की दिशा में प्रयास ना करें, और साथ ही साथ जो बाढ़ के मैदान वाला क्षेत्र है वहां पर बेहतर ढंग से वनीकरण के साथ ही उसका बेहतर प्रबंधन करने की दिशा में भी प्रयासों को करें। साथ ही साथ हमें विविध प्रकार के संरचनात्मक उपायों के साथ ही विविध प्रकार के गैर संरचनात्मक उपायों को भी अपनाने की आवश्यकता है, जिसमें तटबंधों का निर्माण करने के साथ ही बाढ़ को रोकने वाली दीवारें, चैनलों को सुधार किए जाने के साथ विविध प्रकार के बाढ़ प्रबंधन मैदान नीति और गाद प्रबंधन नीति को भी बेहतर ढंग से लागू
किए जाने की आवश्यकता है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हम बाढ़ के इन मैदानों का बेहतर प्रबंधन कर सकें, क्योंकि जब इनमें अतिक्रमण देखा जाता है, जब यहाँ के वनों को काट दिया जाता है, तो इससे निश्चित रूप से बाढ़ की विभीषिका हम देख सकते हैं। विशेष रूप से बिहार की बाढ़ को रोके जाने के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता को महसूस किया जा रहा है, क्योंकि ज्यादातर नदियों का जो उद्गम क्षेत्र है वह नेपाल से ही है। इसके तहत दीर्घकालिक समाधान के रूप में हमें बाढ़ प्रभावित देशों का एक गठबंधन बनाना होगा और बाढ़ प्रबंधन में विशेषज्ञता और प्रौद्योगिकियों को साझा करने के लिए भी कार्य को करना होगा। इसके लिए यह बेहद आवश्यक है कि भारत और नेपाल एक साथ कार्य करें और इसमें सकारात्मक रास्ते पर सहमत होते हुए मुख्य रूप से कोसी जैसी नदियों का बेहतर प्रबंधन करने की दिशा में प्रयासों को किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 7 में दिए गए एक एडिटोरियल की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में एजुकेशन यानी शिक्षा से है। इसमें हम बात करने जा रहे हैं सरकारी स्कूल और शिक्षा गुणवत्ता पर। हाल के वर्षों में सरकारों ने शिक्षा पर पर्याप्त रूप से ध्यान दिया है। इसके तहत स्कूलों में खर्च बढ़ाने के साथ ही विविध प्रकार के अवसंरचनात्मक विकास को भी प्राथमिकता दी गई है। हालांकि इसके बावजूद हम ये देखते हैं कि किस प्रकार से अनेक परिवार और माता पिता सरकारी स्कूलों की तुलना में निजी स्कूलों को ही शिक्षा के लिए प्राथमिकता देते हैं और इस संबंध में हमें विचार किए जाने की आवश्यकता है कि हमें ऐसे किन उपायों को लागू करना होगा कि सरकारी स्कूलों को भी बेहतर शिक्षा के गुणवत्ता केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। इसके लिए हमें अनेक उपायों को अपनाने की आवश्यकता है, जैसे कि अवसंरचनात्मक विकास के प्रश्न को हमें इस तरीके से समझना होगा कि अवसंरचनात्मक विकास हमें सभी प्रकार के सरकारी स्कूलों में समान रूप से किए जाने की आवश्यकता है। वर्तमान में हम ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से केंद्र सरकार द्वारा संचालित विविध स्कूल जैसे कि केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय आदि में बेहतर अवसंरचना देखी जाती है। इसकी तुलना में जो नगर निगम, जिला परिषद या ग्राम पंचायतों द्वारा संचालित स्कूल होते हैं, वहां पर बेहतर स्थिति नहीं देखी जाती, जिसे समान रूप से विकसित किए जाने की आवश्यकता है। इसके तहत स्कूलों में कार्यशील शौचालय के साथ ही पेयजल की व्यवस्था, रैंप की सुविधा, गार्डन, खेल के मैदान को भी आवश्यक रूप से बनाने की जरूरत है। हालांकि केवल बेहतर अवसंरचना ही शिक्षा की बेहतर गुणवत्ता को आगे नहीं लाएगी। यह भी आवश्यक है कि हम बेहतर अवसंरचना के साथ शिक्षा में सीखने की प्रवृत्ति, लर्निंग आउटकम को भी बेहतर बनाने के लिए कार्य करें और इसके लिए यह भी आवश्यक है कि शिक्षकों को बेहतर रूप से ट्रेनिंग दिए जानी चाहिए। इसके अलावा हमें स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा को भारत सरकार द्वारा पारित किए गए शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुरूप बेहतर बनाए जाने की भी आवश्यकता है। इसके तहत यह आवश्यक है कि स्कूलों में जाने के लिए विद्यार्थियों को काफी दूर यात्रा न करनी पड़े और स्कूलों को विद्यार्थियों के घर के पास ही लाए जाने की आवश्यकता है और इसमें विद्यार्थियों की आवश्यकता को समझते हुए ही उन्हें शिक्षित किए जाने का प्रावधान किया जाना चाहिए। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व बढ़ा है, उसी के अनुरूप हमें मातृभाषा के साथ अंग्रेजी भाषा दोनों पर ही बल देते हुए शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने का प्रयास करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 1 में दिए गए एक आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। इसमें हम बात करेंगे कराधान कानून संशोधन विधेयक की। हाल ही में सरकार द्वारा 2012 के विवादित पूर्वव्यापी कर कानून को दूर किए जाने की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाया है और इसके तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा एक नवीन कराधान कानून संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है, ताकि इसके तहत जो 2012 के बाद से ही वाद विवाद देखा जा रहा है, इसको बेहतर ढंग से सरकार सुलझा सके। उल्लेखनीय है कि 2012 का विवादित पूर्वव्यापी कर कानून के बाद वोडाफोन और केन एनर्जी जैसे विदेशी निवेशकों के साथ बड़ी कर मांगों को किया गया था, जिसके बाद से ही यह सारा विवाद देखा जा रहा है और इसके चलते भारत के निवेश माहौल को खराब करने का भी इसे दोषी ठहराया गया है। इस प्रावधान के तहत वित्त मंत्री के द्वारा 2012 में पेश किए गए पूर्वव्यापी कर खंडों को रद्द करने के लिए लोकसभा में कराधान कानून संशोधन विधेयक पेश किया गया है और इस रूप में
में इसे एक बेहतर उपाय माना जा रहा है। यह कदम तब आया है जब केन एनर्जी ने पेरिस में भारत की $23 मिलियन की संपत्ति को फ्रीज करने के लिए एक फ्रांसीसी अदालत से आदेश प्राप्त कर लिया था। इस प्रस्तावित संशोधन के अनुसार मई 2012 से पहले हुए लेन देन पर की गई किसी भी कर की मांग को छोड़ दिया जाएगा और पहले से एकत्र किए गए किसी भी कर को बिना ब्याज के चुका दिया जाएगा। इससे पात्र होने के लिए संबंधित करदाताओं को सरकार के खिलाफ सभी लंबित मामलों को छोड़ना होगा और हर्जाने या लागत की भी कोई मांग न करने का वादा करना होगा। हमें ये ध्यान रखना है कि 2012 से ही ये विवाद देखा जा रहा है, जब तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी द्वारा सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद इस तरीके के पूर्वव्यापी कराधान शक्ति की शुरुआत की गई थी। जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये फैसला दिया गया था कि वोडाफोन पर 2007 के लेन देन के लिए कर नहीं लगाया जा सकता है, जिसमें उसके द्वारा हचिसन में $11 बिलियन में 67% हिस्सेदारी खरीदी गई थी। उल्लेखनीय है कि वोडाफोन का ये सौदा 2007 में हुआ था और इसके आधार पर भारतीय कर अधिकारियों ने मांग की थी कि चूंकि इसमें भारतीय परिसंपत्ति का हस्तांतरण हुआ है, तो इसमें जो वोडाफोन को लाभ हुआ है उसके आधार पर उसे भारत सरकार को कर का भुगतान करना चाहिए था, किंतु वोडाफोन द्वारा ऐसा नहीं किया गया। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन के पक्ष में ही फैसला सुनाया था। तब भारत सरकार द्वारा 2012 में इस प्रकार के पूर्वव्यापी कर की मांग से संबंधित एक कानून को पारित किया गया था। इसी से संबंधित एक मामला केन एनर्जी का भी है, जिसमें 2006-07 में उसके द्वारा एक कॉर्पोरेट पुनर्गठन किया गया था, जिसके लिए केन एनर्जी के खिलाफ कर लगाया गया और इसकी संपत्ति को अधिकारियों द्वारा जब्त कर लिया गया था। हालांकि केन एनर्जी ने इसे सही फैसला नहीं माना था और इसके खिलाफ अंतरराष्ट्रीय अदालत में दावा किया था। हमें यह भी ध्यान रखना है कि केन एनर्जी और वोडाफोन दोनों का मामला भारत सरकार हार गई है और अब भारत सरकार ये प्रयास कर रही है कि इन दोनों ही कर के मामलों का समाधान बेहतर ढंग से किया जा सके। 2012 में इस प्रकार के मामले के उठने के बाद इसको एक प्रकार के कर आतंकवाद के रूप में परिभाषित किया गया था और यह भी कहा गया था कि इसको जल्द ही समाप्त किए जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। अब सरकार ने इसको समाप्त करने के लिए प्रयासों को प्रारंभ किया है, जिसके आधार पर विशेषज्ञों ने इस कदम का स्वागत किया है, क्योंकि इससे संभावित निवेशकों के लिए नीतिगत अनिश्चितता समाप्त होगी, जिसने पिछले एक दशक में वोडाफोन और केन एनर्जी के मामलों को देखा है और इससे निवेशकों के लिए भी काफी फायदा देखा जा सकता है। अब इसके संदर्भ में आपको ये समझने की आवश्यकता है कि जब हम बात करते हैं पूर्वव्यापी कराधान यानी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन की, तो ये क्या होता है। पूर्वव्यापी कराधान एक देश को कुछ उत्पाद, वस्तुओं या सेवाओं पर कर लगाने और कानून पारित होने की तारीख से पीछे के समय से कंपनियों को चार्ज करने पर एक नियम पारित करने की अनुमति देता है। यानी पूर्वव्यापी कराधान के माध्यम से जिस तारीख को कानून पारित किया गया था उसके पहले की तारीख से कर लगाया जा सकता है। जैसे कि सरकार ने 2012 में अगर कोई कानून पारित किया है तो इससे पहले यानी 1967 से वह किसी कराधान के मामले को लागू कर सकती है। अनेक देशों द्वारा इस प्रकार के कराधान को प्रयासों को तब किया जाता है जब देशों की कराधान नीतियों में किसी प्रकार की विसंगति होती है और इस विसंगति का कंपनियों द्वारा फायदा उठा लिया जाता है। भारत के अलावा अमेरिका, यूके, नीदरलैंड, कनाडा, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया और इटली आदि देशों ने भी इस प्रकार से पूर्ववर्ती रूप से अपने देशों में कंपनियों पर कर लगाया है। हालांकि भारत का ये जो पूर्ववर्ती कर का मामला है वह काफी चर्चा में रहा था, जिसके लिए अब सरकारों द्वारा प्रयास किया जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है कौशल के खेल और संयोग के खेल के मध्य अंतर को बताते हुए भारत में ऑनलाइन गेमिंग विनियमन की स्थिति को स्पष्ट करें। 15 अंक 250 शब्द। दूसरा प्रश्न है भारत के बिहार राज्य में बाढ़ की भयावहता को स्पष्ट करते हुए बाढ़ प्रबंधन के संदर्भ में उपयुक्त सुझावों की चर्चा करें। 15 अंक 250 शब्द। पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप कौशल के खेल और संयोग के खेल की हालिया पृष्ठभूमि का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप कौशल के खेल और संयोग के खेल के अर्थ और उसके मध्य विद्यमान अंतर की व्याख्या करेंगे। फिर आप भारत में इसके संदर्भ विनियमन को स्पष्ट करेंगे और इसमें न्यायालय और नीति आयोग आदि की स्थिति को भी स्पष्ट करेंगे।
अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप बिहार में बाढ़ की स्थिति का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप बिहार में बाढ़ के प्रमुख कारकों की भी व्याख्या करेंगे। फिर आप इसके संदर्भ में कुछ उपयुक्त निवारण उपायों को देंगे और अंत में एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए अपने उत्तर को पूर्ण करेंगे। बायजूस आईएएस हिंदी के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।